नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएस सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पुनर्जागरण का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको पुनर्जागरण को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गैलीलियो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गैलीलियो है, यहाँ पे आपको गैलीलियो के ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 राजनीतिक कारण बताइए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो फ्रांसीसी क्रांति है, यहाँ पे आपको फ्रांसीसी क्रांति के 2 राजनीतिक कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन विधि संहिता का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो नेपोलियन विधि संहिता है, यहाँ पे आपको नेपोलियन विधि संहिता का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जोजेफ मेजिनी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो जोजेफ मेजिनी है, यहाँ पे आपको जोजेफ मेजिनी का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, लौह एवं रक्त की नीति क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि लौह एवं रक्त की नीति क्या है, यहाँ पे आपको लौह एवं रक्त की नीति बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरिस शांति सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पेरिस शांति सम्मेलन है, यहाँ पे आपको पेरिस शांति सम्मेलन का लक्ष्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महायुद्ध के प्रमुख परिणाम क्या थे। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो महायुद्ध है उसके प्रमुख परिणाम क्या थे, यहाँ पे आपको महायुद्ध के प्रमुख परिणामों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्साई की संधि का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो वर्साई की संधि हुई थी, यहाँ पे आपको वर्साई की संधि का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब और कैसे हुआ। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यहाँ पे आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निषेधाधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो निषेधाधिकार है, यहाँ पे आपको निषेधाधिकार का अर्थ स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके तत्कालिक कारण क्या थे, यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण के बारे में बताना है। ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आप ज्विंगलवादी से क्या समझते हैं। कह रहा है कि ज्विंगलवादी क्या होता है, यहाँ पे आपको ज्विंगलवादी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली में पुनर्जागरण की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है इटली का, यहाँ पे आपको इटली में पुनर्जागरण की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड में धर्म सुधार के क्या कारण थे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो इंग्लैंड में धर्म सुधार हुआ था उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको इंग्लैंड में हुए धर्म सुधार के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति का महत्व एवं परिणाम बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक क्रांति है उसका क्या महत्व है और उसका क्या परिणाम है, यहाँ पे आपको औद्योगिक क्रांति का महत्व और परिणाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के कारणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके कौन कौन से प्रमुख कारण थे, यहाँ पे आपको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें दार्शनिकों की क्या भूमिका है, यहाँ पे आपको फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसकी क्या प्रभाव थे, यहाँ पे आपको फ्रांस की क्रांति के प्रभाव की संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट है, यहाँ पे आपको नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए
जाते हैं यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट के प्रमुख सुधारों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो प्रमुख सुधार किए थे, यहाँ पे आपको नेपोलियन बोनापार्ट के प्रमुख सुधारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी, मेजनी एवं काबूर के योगदान की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो इटली का एकीकरण हुआ था, यहाँ पे आपको इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी, मेजनी एवं काबूर के योगदान की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें बिस्मार्क की क्या भूमिका है, यहाँ पे आपको जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या परिणाम हुए थे, यहाँ पे आपको प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्साई की संधि हुई थी उसके कौन कौन से प्रमुख प्रावधान है, यहाँ पे आपको वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति हुई थी, यहाँ पे आपको 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों पर एक संक्षिप्त में लेख लिखना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, उसके कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले औद्योगिक क्रांति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके कारणों और परिणामों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, यहाँ पे आपको 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो इटली का एकीकरण हुआ था, यहाँ पे आपको इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरणों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसके कौन कौन से प्रमुख चरण थे, यहाँ पे आपको जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे आपको 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों की आलोचनात्मक विवेचना करना है, यानी कि जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियां हैं उसकी उपलब्धियों की जो कमियां हैं उसकी कमियां निकालना है और उसके बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।